डियर स्टूडेंट, आज जो है बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो हम देखेंगे ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे परिवर्तन को देखते रहते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बच्चों भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाए जाते हैं। ये सब क्या है, बहुत ही मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बड़े विषाणु अणु होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पाचन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को उनके छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, प्रोटीन को हम लोग एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं, और जो वसा होता है उसको वसीय अम्ल में तोड़ देते हैं। तो ये भी एक परिवर्तन होता है, इसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। तो ऐसे ही परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे लोहे में जंग लगना, हम लोग देखते हैं कि लोहा जो होता है उसमें जो है एक भूरी रंग की परत चढ़ जाती है। तो लोहे में जो है भूरे रंग की जो परत चढ़ गई, उसमें भी एक परिवर्तन हो गया। ऐसे परिवर्तन को ही कहा जाता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। इसी तरीके से श्वसन, जो हम लोग जो है सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। श्वसन में क्या होता है कि बच्चों जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से जाकर मिलता है, तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो यहाँ भी एक नए पदार्थ बनता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है कि जो भोजन के द्वारा हमारा कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा मिली है, जो ग्लूकोज इकट्ठा रहता है, वो ऑक्सीजन क्या कर देता है कि ग्लूकोज को तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और ऊर्जा में। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि ये श्वसन की प्रक्रिया के दौरान भी कुछ नए पदार्थ बनने, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ये सब परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है बच्चों अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक मतलब होता है कि बच्चों जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। और हमेशा जो अभिकारक होती है, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है। अब अभिकारक जब पदार्थ जो हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा लेने के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसे उत्पाद कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे बच्चों क्या होता है कि मैं यहाँ पर मान लो जिंक की क्रिया H2SO4 से करा रहा हूँ, जिंक की क्रिया डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहा हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तब सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तो यहाँ जिंक से करा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो रिएक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, तो ये अणु जो जिंक और H2SO4 क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जिंक और H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इन दोनों को बोला जाएगा बच्चों अभिकारक। क्या बोला जाएगा? ये अभिकारक कहलाएंगे आपके, ये रिएक्टेंट है। अब भाग लेने के बाद जिन नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को उत्पाद कहा जाता है। तो ये भाग लेगा तो क्या करेगा बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट कर देता है। तो हमारा बन जाता है बच्चों जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जिस नए पदार्थ का निर्माण हुआ बच्चों, उन नए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। तो अब उत्पाद बन जाएगा। इसका मतलब अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आप अभिकारक कहेंगे, और जो अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ बनाएंगे, उन्हें बच्चों उत्पाद कहा जाता है। जो बच्चों अभिकारक होते हैं, ये हमेशा तीर के बाएं होते हैं, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा अभिकारक जो हमारे होंगे ये लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। और जो उत्पाद बनेगा वो तीर के दाहिने तरफ रहेंगे, मतलब उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड में बनेंगे। तो बच्चों रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण जो होता है, इनको जब भी लिखा जाता है बच्चों, तो क्या होता है, इनके तत्वों के प्रतीक के द्वारा रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण में जो आवश्यक दाब या परिस्थितियां होती है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, तो ये हमेशा जो है आपके तीर के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों उत्पाद होता है या अभिकारक जो होते हैं, तो अभिकारक को हमेशा उनके जो है अवस्था के साथ लिखा जाता है कि अवस्था क्या है अभिकारक का, वो ठोस है कि द्रव है
कि गैस है, और जो उत्पाद बन रहा है वो उसका भी अवस्था लिखा जाता है कि वो ठोस के रूप में पाया जा रहा है, कि द्रव के रूप में पाया जा रहा है, कि गैस के रूप में पाया जाता है। तो हम देखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहला पॉइंट कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जब भी जो है हम उसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसके सिंबल, एलिमेंट के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के होते हैं बच्चों, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और उनके भौतिक अवस्था को, भौतिक अवस्था मतलब कि किस रूप में पाया जा रहा है, हमारा जो है अभिकारक किस में है, द्रव में है कि ठोस में है कि गैस में है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। और जो हमारा उत्पाद बन रहा है उसको भी दिखाना पड़ेगा कि ठोस में बन रहा है कि द्रव में कि गैस में है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे बच्चों ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, इनको जो है तीर के निशान के ऊपर या नीचे के द्वारा जो है, चाहे तीर के ऊपर लिखे चाहे तीर के नीचे लिखा जाता है। अब बच्चों जैसे अब हम रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं, पहले उसका शब्द समीकरण लिख रहे हैं। जैसे बच्चों हमने क्या किया कि ले लिया जिंक लिया और मैंने इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा दिया। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल से मैंने क्रिया कराया और यहाँ रिएक्शन मैंने तीर कर दी। अब जो भी आपको परिस्थिति लिखनी है, ताप, दाब, टेम्परेचर, तो इसको तीर के ऊपर लिखो या नीचे लिखा जाता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो बनता क्या है बच्चों आपका, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो ये समीकरण मैंने लिखा बच्चों, इसे शब्द समीकरण कहा जाता है। ये आपका शब्द समीकरण है। ये जो मैंने इक्वेशंस लिखा है इसे शब्द समीकरण कहा जाता है। जैसे जिंक आपका सॉलिड के रूप में पाया जाता है, ठोस, तो उसको मैं ऐसे छोटा लिख दूंगा एस के रूप में। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका लिक्विड के रूप में पाया जाता है, तो मैं इसे लिख दूंगा ब्रैकेट में बच्चों एल मतलब कि लिक्विड के रूप में पाया जा रहा है। और जो आपका जिंक सल्फेट बन रहा है ये भी लिक्विड के रूप में होता है एल, और जो हाइड्रोजन गैस होता है ये जी लिख दूंगा, मतलब गैस के रूप में पाया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा लिख रहे हैं, हिंदी में इसे शब्द समीकरण कहा जाता है। अब इसी को अगर हम प्रतीक का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाएगा, क्योंकि रासायनिक समीकरण को जो शब्द समीकरण होते हैं लिखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो प्रतीक के द्वारा इस्तेमाल करोगे तो आपका जो रासायनिक समीकरण होगा वो शॉर्टकट भी होगा, छोटा होगा और आसान भी होगा लिखना। इसी वजह से हमेशा रासायनिक समीकरण को उनके सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। तो जैसे बच्चों जिंक का प्रतीक हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंबल Zn, ये सॉलिड के रूप में पाया जा रहा है तो मैंने इसको लिख दिया H के। प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2SO4, और तनु लिखा है तो यहां मैं लिख दूंगा डाइल्यूट, DILUT, डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट हो गया, और ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है। अब ये रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक। अगर ताप होगा तो बच्चों ताप का चिन्ह इस तरीके से होता है डेल्टा, दाब होगा तो हम P लिखेंगे, उत्प्रेरक होगा तो यहाँ उत्प्रेरक लिखेंगे। तो ये रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट बन रहा है तो हम लिखेंगे जिंक सल्फेट बन गया हमारा ZnSO4। जिंक सल्फेट जो होता है किस रूप में पाया जाता है बच्चों, एक्वस के रूप में, लिक्विड के रूप में, तो L लिख देंगे। और जो गैस निकल रहा है हाइड्रोजन गैस H2, ये हाइड्रोजन गैस निकल गया, और गैस जो होगा तो तीर के जरिए हम ऊपर दिखा देंगे, और ये गैस के रूप में पाया जा रहा है तो ये G लिख देंगे। तो ये जो आपका समीकरण है इसे रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। और जो ये मैंने लिखा समीकरण, ये समीकरण है शब्द समीकरण। ये समीकरण नहीं यूज किया जाता, कभी भी केमिस्ट्री में शब्द समीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि शब्द समीकरण बहुत बड़े हो जाते हैं। हमेशा जो है केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, उसके सिंबल को, तत्व के सिंबल के जरिए लिखा जाता है। और ये बच्चों ने बताया था, ये रासायनिक समीकरण में जो तीर के इधर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, अभिकारक कहा जाता है। कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या कराते हैं, अभिकारक। तो यहाँ अभिकारक को मैंने बताया था कि अभिकारक को हमेशा उसके परिस्थिति में लिखा जाएगा कि सॉलिड है कि लिक्विड। जैसे जिंक सॉलिड है, मैंने सॉलिड लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट के रूप में पाया जाता है,
उसको मैं L लिख दूं, लिक्विड के रूप में पाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो तीर के इधर बना है लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहा जाता है बच्चों उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद। और उत्पाद को भी उनकी भौतिक अवस्था में लिखा जाता है कि भैया लिक्विड में कि गैस में, जैसे जिंक सल्फेट आपका लिक्विड में है तो मैंने लिक्विड में L लिख दिया, हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जा रहा तो G लिख दिया। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को बच्चों उनके शॉर्टकट में सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों एक होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया मतलब होता है कि बच्चों वो अपक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकले, जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकले, ऐसी अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऐसे रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हम लोग जानते हैं कि मेथेन को प्राकृतिक गैस कहा जाता है बच्चों। जो मेथेन है आपका ये प्राकृतिक गैस होता है मेथेन को। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? दहन करेंगे। दहन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब इसको हम क्या करेंगे? दहन कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस मेथेन है, ये G है, गैस के रूप में पाया जाता है, इसको हम जला रहे हैं। तो जलाओगे तो क्या होगा बच्चों? धुआं और पानी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और आपका पानी निकल जाएगा 2H2O। एक चीज याद रखना बच्चों कि अगर कोई भी आपका कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, उनका दहन करोगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा। और बच्चों चूंकि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है तो उसमें ऊर्जा भी निकलेगा, ऊर्जा भी निर्मुक्त होगी। जैसे क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ पर कागज को जला रहा हूँ, ऊर्जा को दिखा रहा हूँ। ऊर्जा को दिखाने के लिए मैंने क्या ले लिया? मान लो ये प्राकृतिक गैस मेथेन, आपका प्राकृतिक गैस क्या है? मेथेन है। इसको मैं जला रहा हूँ, तो जलाने पर अगर ऊर्जा बाहर निकलेगी, निर्मुक्त होगी, और ऊर्जा जो निकलेगी वो बच्चों प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देगी। प्रकाश के रूप में ऊर्जा क्या होगी? दिखाई देगी। जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि कागज के टुकड़े को जला रहा हूँ, तो कागज के टुकड़े को जब जलेगा, ये कार्बन ही होता है, ये कार्बन आपका जलेगा तो यहाँ ब्लैक रूप में आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं जो भी होते हैं बच्चों वो हमेशा ऊर्जा के जो है प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं, और जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में होता है जैसे वो गैस के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। जैसे अगर प्राकृतिक गैस को जला रहे हो, मेथेन गैस को जला रहे हो, तो मेथेन गैस को जलाने पर क्या होगा बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और पानी में टूट जाएगा, तो और इसमें ऊर्जा भी निर्मुक्त होगी, और जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी वो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। ऐसे बच्चों एक उदाहरण और है जैसे श्वसन। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। श्वसन प्रक्रिया में क्या जो है होता है बच्चों की श्वसन प्रक्रिया में जो हम लोग पाचन तंत्र कर लेते हैं, पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है। तो ग्लूकोज श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज हमारा है बच्चों, ग्लूकोज है। अब इसमें हम लोग ऑक्सीजन, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेंगे, तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा कि ग्लूकोज को तोड़ देगा। ग्लूकोज को किसमें तोड़ देगा? कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देगा, CO2 में तोड़ देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और पानी में टूट जाएगा, और साथ साथ आपका ऊर्जा का उत्सर्जन भी होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन भी होगा। इसका मतलब श्वसन भी क्या है? आपका एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। अगला है बच्चों ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया मतलब होता है बच्चों की ऐसी अपक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण भी हो, जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण भी हो, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक अपक्रिया कहा जाता है। और बच्चों एंडोथर्मिक अपक्रिया में क्या करना पड़ता है? हमें उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है। उस पदार्थ को तोड़ने के लिए, केमिकल इक्वेशन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊष्मा हीट के रूप में देना पड़ता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण हो, ऐसी अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चों बर्फ का पिघलना, आप देखते हैं कि जब बर्फ को पिघलता है तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? पत्तियां जो होती हैं क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के क्या करते हैं? ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इसी तरीके से जल का वाष्पन, जब जल का वाष्प बनता है, जब बारिश हो जाती है तो आप देखते हैं कि रोड पे जो है जैसे लगता है कि धुएं उड़ रहे हैं,
तो जल का वाष्पन भी आपका क्या है, सब उष्माशोषी अपक्रिया के उदाहरण। जैसे क्या होता है बच्चों, मैं चूना ले ले रहा हूँ, तो चूना आपका कैल्शियम कार्बोनेट या ले लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को ले लेता हूँ। अब इस टुकड़े को तोड़ने के लिए उष्माशोषी अपक्रिया है, तो इसमें मैं इसको कुछ उष्मा दूंगा इसको टुकड़े तोड़ने के लिए। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसके उष्मा को ग्रहण कर लेगा, इसके उष्मा को ग्रहण कर लेगा, आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होगा, इसमें जो उष्मा होगी ये उसको अवशोषित कर लेगा, ये उष्मा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो ब्रेकिंग करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ऊर्जा होगी बच्चों, ये ऊर्जा निकलेगी नहीं, ये ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसको अवशोषित कर लेगी। तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकिंग होना भी उष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण। जैसे मैं यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हूँ बच्चों, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करता हूँ, यहाँ पानी में डालूंगा तो ये क्या करेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में जो आपका चूना है ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड इसके ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। चलो, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहा हूँ बच्चों, हीट कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा एस्केप हो रहा है, लेकिन यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड से जो कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं ये क्या कर रहे हैं, उष्मा को शोषित कर ले रहे हैं। तो ये आपकी उष्माशोषी अपक्रिया हो गई। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है रासायनिक क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा, लेकिन रासायनिक क्रिया के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को अगले लेक्चर्स में, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे।